So today we will discuss about the decline of Mughals. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। अ, ये आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। सो इसको डिस्कस करते हैं। कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है और पॉइंट वाइज अगर हम ऐसे हमको मार्क्स स्कोर करने हैं मेंस में, हमको देखना है कि हम कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं पॉइंट वाइज, एक बुलेट पॉइंट बनाया हमने, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, उनमें उसको हम लोग एक्सप्लेन किए 3 पॉइंट्स में। देन हम लोग बनाया एक डिवीजन इन रॉयल कोर्ट, 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। ये जो फ्रेमिंग है आंसर का, ये आपको मार्क्स दिलवाता है। सो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे। सो हमें बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया हमने इनको, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। अब इसको डिस्कस करते हैं। औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल टॉलरेंट नहीं थी टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स। उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि हाँ, जो राजपूत और लोकल रूलर्स, मराठा रूलर्स हैं उस समय, उनको हम साथ लेकर चलें, जैसा इनके इसके पहले अकबर ने या शाहजहां ने या जहांगीर ने किया था। तो लोग जो ये राजपूत और मराठा रूलर्स थे नाराज थे, तो ये अब इन्होंने रिवोल्ट किया। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इन डेक्कन कैंपेन लेड टू द लॉस इन ट्रेजरी। औरंगजेब थोड़ा एम्बिशियस था डेक्कन को लेके, वो डेक्कन पे अपना राज करना चाहता था। तो जब उसने बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स किया 1680s में, तो जो उससे रेवेन्यू इनकम उसकी आई, वो उसने अपने राज्य पे ना खर्चा करते हुए उसने डेक्कन कैंपेन पे ही खर्चा किया, ताकि वो और डेक्कन को अपने कंट्रोल में ला सके। ये उसकी ट्रेजरी में बहुत बड़ा लॉस था। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब को लेकर। नाउ वी विल मूव टू डिवीजन इन रॉयल कोर्ट। अब होता क्या है कि कोई भी एक राजा होता है, उसके एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर्स होते हैं। इनके भी थे। हुआ ये कि जब नोबिलिटी, औरंगजेब जब वहाँ पे था गद्दी पर, तो नोबिलिटी 3 फैक्शंस में बट गई। एक था ईरानी ग्रुप लेड बाय असाद खान एंड हिज सन जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान के बाद हम के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था। द तुरानी ग्रुप लेड बाय गाजीउद्दीन खान, फिरोज जंग एंड किन कुलिच खान। ये भी बहुत एक आगे आगे जाके इसने हैदराबाद को फाउंड किया, इनके बाद में डिस्कस करेंगे। एंड द हिंदुस्तानी ग्रुप लेड बाय सैयद ब्रदर्स। तो जब आपके रॉयल कोर्ट में आपके एडवाइजर्स आपस में लड़ रहे हों, तो आपको एडवाइस कौन देगा? मेजर इशू है ना। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ विल कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फेलियर। अब जब आपके एडवाइजर्स काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा एडवाइस नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फेलियर होगा। तो हुआ क्या? जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं इसको। मान सफदार्स, आपने सुना होगा कि मान सफदार्स मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ कैश या कुछ ज़मीन के बदले मुगल्स लोगों के लिए आर्मी, घुड़सवार और ये सारे लोगों को इकट्ठा करना था। जब भी जंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा। तो जब आप जागीर दे रहे हो, किसी को लैंड दे रहे हो, किसी को कैश दे रहे हो, तो आप 8,000 लोगों को नहीं दे सकते। इन्होंने क्या किया, आठ एक टाइम तक 17th सेंचुरी आते आते तक 8,000 मान सब्दार्स बना लिए। उनमें से आप देखो 445 इतने स्ट्रांग हो गए कि वो सिर्फ 445 लोग 61% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर कमांड करते थे। अगर सब ये सोचो, अगर ये 445 में 400 लोग खड़े हो गए, बोले नहीं देंगे रेवेन्यू, नहीं लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तो इनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इनके पास रेवेन्यू है, इनके पास आर्मी है। तो ये कि बहुत बड़ा मेजर इशू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये हुआ मानसबदारी जो है वो उनको खुश करने के लिए देना देना पड़ता था। तो आप मेरिट ही देख सकते हैं कि वो अच्छा दिमाग है उसके पास, मिलिट्री कमांड करने का उसके पास है कि नहीं। आपको उसको बना दी हेरिडिटरी।
अब एक उसके बच्चा भी वही कमांड कर रहा है, उनके बच्चे वही मानसबदारी संभाल रहे हैं। सो ये यहाँ पे एक इशू हो गया। एक इजरारदारी सिस्टम इन्होंने लाया, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, जुल्फ़िकार खान ने लाया था। लेटर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम लोग। देन कम्स द नेक्स्ट मेजर पॉइंट, वीक एम्परर्स एंड कमांडर्स। औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्परर्स आए, चाहे वो बहादुर शाह हो, चाहे वो जहांगीर शाह हो, फारूक सियार हो, मोहम्मद शाह आलम हो, कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं था एक एम्परर बनने के लिए। सब वेरियस लग्जरियस एक्टिविटीज़ में, यहाँ वहाँ एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस में टाइम इन्होंने वेस्ट किया। इन्होंने इन्होंने कोशिश ही नहीं की। एक बहादुर शाह को छोड़ दिया जाए तो किसी ने कोशिश नहीं की दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर बनाने की। एंड कमांडर्स वाज, देखो, वीक कमांडर्स हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जुल्फ़िकार खान, असद खान, सादत अली खान, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर्स थे। बट क्योंकि वीक एम्परर्स हैं, तो आप उनको कैसे कमांड करो? खुद वीक हो आप, अपने कमांडर्स को आप क्या कमांड दोगे? सो ये प्रॉब्लम हुई है। देखो, अब हमने कहा था जुल्फ़िकार खान के बाद बारे में डिस्कस करेंगे। ये जहांगीर शाह के वज़ीर थे। इन्होंने कोशिश की इन्होंने कोशिश की रेवेन्यू सिस्टम को दोबारा सही से करने की। इजरारदारी सिस्टम लाया इन्होंने। इजरारदारी सिस्टम में क्या हुआ कि आप लैंड दे रहे हो एक एक इंसान को जो हाईएस्ट बिड कर रहा है। मान लो आपने 1000 स्क्वायर फीट किसी को दिया। मतलब आप 1000 स्क्वायर फीट को आप वो कर रहे हो, नीलाम कर रहे हो, समझ लो। जो बोलेगा कि हाँ, मैं इस 1000 स्क्वायर फीट में आपको महीने का 10,000 रुपये ला के दूंगा, कोई बोलता है मैं 12 ला के दूंगा, कोई 15 ला के दूंगा, तो आप 15 को बेच रहे हो। दिस इज इजरारदारी सिस्टम। तो ये इन्होंने इंक्लूड किया, बट इसका डीमेरिट ये था कि मान लो एक 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उससे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 12,000 रुपये महीने आ सकता है। अब हाईएस्ट बिडर ने कहा कि आप 20 ला के दूंगा, उसको आपने दे दिया। अब वो क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा ना वहाँ फार्मर्स को, पीजेंट्स को, कि 12,000 का उसका कैपेसिटी है ज़मीन की और 20,000 देना है। तो एक्सप्लॉइट करेगा उनको, एक्स्ट्रा काम करवाएगा, उनको सैलरी नहीं देगा। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ बाद में जाके। अब आते हैं राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब क्योंकि औरंगज़ेब और लेटर मुगल्स की पॉलिसीज़ बहुत ऑप्रेसिव थे, तो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो कम्युनिटीज़ थी, वो किसी एक लीडर की तलाश में थी कि कोई आए, उनके सामने खड़ा हो और ये कहे कि हाँ, ये गलत है। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, मराठास को यूनाइट किया। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी पॉलिसीज़ गलत हैं। जाट्स खड़े हुए भारत मल के अंदर, जो लोकल राजपूत रूलर्स थे वो लोग यूनाइट हुए। तो एक तरह से जब ये पावरफुल चीफ्स जो राइज हुए, तो हुआ ये कि अंदर डिसयूनिटी हुई। इसको बोलते हैं इंटीग्रल डिसयूनिटी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए। शिवाजी महाराज ने फाइट बैक शुरू किया। तो ट्रेजरी जो है, जो सेंट्रलाइज ट्रेजरी है, उससे एक्सपेंसेस हुए। एक तो ऐसे ही रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आपका इनकम नहीं है, और लोग अंदर अगर लड़ाई हो रही है आपकी, तो खर्चा तो होगा। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। तो ये बड़ा इशू हुआ। अराइवल ऑफ यूरोपियन। अब यूरोपियंस, तो ये इट वाज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ही इतने बढ़ चुके थे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो यू कैन इमेजिन कि अगर बाहर से पोर्टुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, डच विथ बेटर मिलिट्री, ट्रेड ऑफर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यहाँ आते हैं, तो उनका इन्वेजन रुकना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो दीज वर ऑल द इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं हमेशा इसको कभी टिपिकल नहीं बनाऊंगा। ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और जैसे लोकल हम समझते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।